बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। डियर यूनिकियन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वाफियत से हैं और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आज हमारी जो टेस्ट की डिस्कशन है वो है जी T10, ठीक है, जो आप ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके। उसके जो कुछ उसके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं वो डिस्कस करनी है, और कौन सी ऑप्शन है कौन सी नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट MCQs को स्टार्ट करते हैं जी। अब बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं वो क्या हो सकते हैं, आपको पता है बिल्ट इन फंक्शंस का दूसरा नाम ज़रा याद कीजिए। मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था मैंने बताया था, इनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। अब बिल्ट इन फंक्शंस कैन नॉट बी रीडिफाइंड, कैन बी रीडिफाइंड, नॉट रिटर्न अ वैल्यू। नो, बिल्ट इन फंक्शन वैल्यू रिटर्न करते हैं। इन को कैन नॉट बी रीडिफाइन, नो दे आर रीडिफाइनेबल, बट उसके लिए आपको इसकी लाइब्रेरी में चेंजिंग करनी पड़ेगी। लाइब्रेरी से जाके आप इसको रीडिफाइन विद इन द प्रोग्राम के अंदर जब आप सोर्स कोड में इनको आप यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ आप इनको रीडिफाइन नहीं कर सकते। बट इफ़ यू चेंज द फंक्शन फ्रॉम द लाइब्रेरी देन यू कैन चेंज इट फ्रॉम द लाइब्रेरी, नो इशू, ठीक है। आप प्रिंटफ फंक्शंस की जो प्रोसीजर है, प्रिंटफ फंक्शन की जो प्रोसेसिंग का वे है, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यू हैव टू मॉडिफाई द ऑल स्टफ फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ दैट लैंग्वेज, देन यू कैन रीडिफाइन द फंक्शंस। अच्छा, MCQs नंबर 1 आंसर जो है वो बीटा कैन बी रीडिफाइंड, ओके। MCQs नंबर 2 मेमोरी इज़ एलोकेटेड टू अ लोकल वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इट्स। बेटा याद रखो, जो भी मेमोरी एलोकेट होती है, अब डिक्लेरेशन में हम जस्ट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन डिक्लेरेशन इज़ मच लिंक्ड विद डेफिनेशन, बिकॉज डेफिनेशन फिजिकली हम करते ही नहीं। हम जब डिक्लेरेशन करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली मेमोरी में चले जाते हैं, बट उस प्रोसीजर को हम फिर डिफाइनिंग कहते हैं या डेफिनेशंस कहते हैं वेरिएबल्स की, ठीक है। तो जो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है डेफिनेशन। मेमोरी एलोकेट होती है, डेफिनेशन। अच्छा, उसके बाद जो वैल्यू हम देते हैं वो वैल्यू मेमोरी में जाती है, तो उसको फिर हम कहते हैं वो इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। तो जो MCQ नंबर 2 है इसमें सिर्फ मेमोरी एलोकेट की बात हो रही है, वैल्यू स्टोर होने की बात नहीं हो रही, तो इसको हम कहेंगे ये इसकी डेफिनेशन में होती है। चार्ली इज़ अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। उसके बाद MCQs नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ नोन एज रीडिंग, एक्सट्रैक्टिंग, गेटिंग और फैचिंग, ठीक है। तो ये कौन सा ऑपरेशन है जिसमें आप डाटा जो है उसको हम रीड करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, गेट करते हैं या फैच करते हैं? दीज आर द प्रोसीजर्स। तो इसको बेटा हम आउटपुटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुटिंग कहते हैं, ओके। तो इसमें जो फैचिंग है, फैचिंग का मतलब होता है मेमोरी। लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास आ गया जी, ये आपके पास आ गई मेमोरी, और ये आपके पास लेट्स सपोज कोई IO यूनिट है, इनपुट आउटपुट यूनिट है। तो इसमें जो डेटा आ रहा है और उसके बाद CPU जो है वो इस डेटा को कॉल करता है, तो इस प्रोसीजर को हम फैच कहते हैं, ठीक है। फैचिंग द वैल्यू फ्रॉम द मेमोरी से कोई वैल्यू लेना, जो भी ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर हुई होती है, तो इस प्रोसेस को हम फैचिंग कहते हैं। अच्छा, तो जो आपके पास आ गया जी रीडिंग, एक्सट्रैक्टिंग और गेटिंग और फैचिंग, तो ये सारा प्रोसीजर है, इसको अल्टरनेट नेम होता है जी ये आउटपुटिंग है, ठीक है। फैचिंग हो गया, लोडिंग इज ऑल्सो द टर्म विच इज़ यूज एज सेम लाइक फॉर फैचिंग। और उसके बाद इनपुटिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, वैल्यू राइट कर रहे हैं, वैल्यू उसके अंदर हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते बल्कि सेव करते हैं, और गेट नहीं करते बल्कि इन करते हैं, और फैचिंग उसमें आते ही नहीं है। फैचिंग का मतलब हमेशा वैल्यू जो होता है वो किसी एक पॉइंट से एक्सेस करना होता है। तो MCQ नंबर 3 का करेक्ट आंसर जो आ गया वो आ गया जी आउटपुटिंग, ओके। MCQ नंबर 4, देयर मे नॉट बी ए 1-to-1 correspondence बिटवीन द कैरेक्टर्स रिटन, ठीक है जी। बताइए कौन से जो हैं उनके ऊपर 1-to-1 correspondence नहीं हो सकती? सेव्ड ऑन इंटरनल डिवाइसेस, सेव्ड ऑन एक्सटर्नल डिवाइसेस, ठीक है, देयर नॉट बी। तो MCQ नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो गया अल्फा। सेव ऑन इंटरनल डिवाइसेस, नो बोथ A and B, नो D, नन। तो MCQ नंबर 4 करेक्ट आंसर इज़ अल्फ़ा, ओके। उसके बाद ये स्ट्रीम से कॉन्सेप्ट हैं जो चैप्टर नंबर 14 में आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। अब बाइनरी स्ट्रीम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ, जैसे अ करेक्टर स्ट्रीम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, इस तरह बाइनरी स्ट्रीम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। बिट्स नहीं है, बस ध्यान रखना है, अल्फ़ाबेट्स नहीं आ सकते, नंबर नहीं आ सकते।
तो MCQs नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है बाइट्स, ठीक है। बाइट्स बेशक कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स होता है, बट हम इसके अंदर जो सीक्वेंस होती है वो हमेशा 8 के पैकेट्स में ही होती है, इसीलिए इसको फिर हम सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ही कहते हैं। MCQs नंबर 5 का करेक्ट आंसर सी। अच्छा, उसके बाद MCQs नंबर 6, द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट टाइप इन द फाइल इज कॉल्ड। जी, द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट बाइट्स इन द फाइल इज कॉल्ड EOF। नो, दिस वन इज द लास्ट बाइट। अच्छा, BOF, यस, बिगनिंग ऑफ द फाइल्स BOF कहते हैं, बोथ A एंड B नहीं हो सकता। ओके, तो MCQs नंबर 6 का करेक्ट आंसर जो है वो है BOF, बिगनिंग ऑफ अ फाइल। MCQs नंबर 7 पे चलते हैं। द पोजीशन विद इन द फाइल वेयर फाइल एक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड। ठीक है, आप लोगों के पास मैंने बताया था कि मल्टीपल फाइल हैं, उसकी लास्ट लोकेशन है, और जहाँ पे आपकी फ़ाइल एंड हो रही होती है उसको तो हम एंड ऑफ फाइल कहते हैं, बट जहाँ पे आपका टेक्स्ट या जो करैक्टर या बाइट बिट जो भी आपने उसके अंदर स्टोर किया जहाँ वो एंड हो रहे होते हैं वो उसकी करंट पोजीशन होती है। और जब आप उसमें बाद में डेटा एंटर करने की कोशिश करते हैं तो वो करंट पोजीशन से ही स्टार्ट लेता है, इसीलिए वो करंट पोजीशन जो होती है दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे आप एक्शन ले सकते हैं। तो प्रोसेसिंग पोजीशन ये कोई पोजीशन नहीं होती बेटा। कॉन्टीन्यूस पोजीशन ये भी कोई पोजीशन नहीं है। करंट पोजीशन इज़ अ लॉजिकल टेक्निकल वर्ड विच इज़ यूज फॉर दिस सॉर्ट ऑफ फाइल्स। एंड डेल्टा फॉर ऑल नहीं जी, तो चार्ली इज़ अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ओके, उसके बाद MCQ नंबर 8, सी लैंग्वेज हैज़ डैश टाइप्स ऑफ द फाइल। सी लैंग्वेज की कितनी टाइप्स हैं फाइल्स की? 3, 4, 2 या 5? तो सी लैंग्वेज आपको पता है 2 ही फाइल्स हैं, एक आप लोगों के पास सीक्वेंशियल फाइल है, एक आप लोगों के पास रैंडम फाइल्स है। तो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ओके, उसके बाद MCQs नंबर 9, द डेटा इज स्टोर्ड इन द फाइल एज इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन। जो डेटा है वो फाइल्स के अंदर स्टोर होता है जैसे कि वो रिप्रेजेंट होता है कहाँ कहाँ पे जी? मेमोरी एड्रेस, मेमोरी लोकेशन, मेमोरी नेम एंड नन। अब ये सारी चीज़ें आप समझ लें, इसमें एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, नेम क्या है। ये आप लोगों के पास आ गई जी मेमोरी, दिस वन इज़ कॉल्ड मेमोरी, ठीक है। अब इसके बेटा ये एड्रेस है 0001, ये इसके नेम है जो वेरिएबल्स होते हैं। तो जो एक्सेसिंग होती है ना वो असल में लॉजिकली इसके एड्रेसेस के ऊपर होती है, ठीक है। जो आपका कंपाइलर है वो उसके एड्रेसेस को जानता होता है, बेशक उसको इसका ये पता होता है कि ये वैल्यू यहाँ पड़ी है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जितनी भी स्पेशली जब आप कोई डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं डेटा को, तो उसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट एड्रेसेस के साथ होता है, ठीक है। तो वर्ड इसके अंदर कौन कौन से हैं जी? एक है मेमोरी एड्रेस, यस, 000 मेमोरी एड्रेस। उसके बाद मेमोरी लोकेशन, इस पॉइंट को हम लोकेशन ही कहते हैं। लॉजिकली हम इसको यही कहेंगे कि ये लोकेशन है और हर लोकेशन का एक एड्रेस होता है। तो लोकेशन में असल में वैल्यू स्टोर होती है 10, 15, ये लोकेशन, ये साइट जिसके ऊपर वैल्यू पड़ी है, लेकिन एक्सेस जो होता है वो इसके थ्रू होता है। ओके, उसके बाद जो है इसमें और वर्ड कौन सा है जी? वो है मेमोरी नेम। तो हर मेमोरी का एक नेम होता है, जैसे वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ मेमोरी, मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। तो फिर हर लोकेशन का एक एड्रेस भी होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? तो ये आप लोगों के पास आ गया जी। MCQ नंबर 9 का करेक्ट आंसर जो है वो है मेमोरी एड्रेस। ओके, उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉन एज राइटिंग। ये बिल्कुल MCQ नंबर जो आपके सामने 3 आया था उसका उलट है। Which of the following process is known as writing, inserting, putting and storing? ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इनपुटिंग कहेंगे। यहाँ मिस है, आप लोग फिर इसकी करेक्ट आंसर जो डी है वो लगाएंगे, क्योंकि लिंकिंग वो प्रोसेस है .exe फाइल बनाने का। आउटपुटिंग वो आपको ऑलरेडी बता चुका। लोडिंग इज द प्रोसेस टू सेंडिंग द फाइल टू द CPU और एनी सॉर्ट ऑफ मेमोरी, और डेल्टा नन। वैसे इसका करेक्ट आंसर जो होगा बेटा वो इनपुटिंग होगा, ठीक है, इनपुटिंग। तो क्योंकि इसमें इसका आंसर है ही नहीं तो इसीलिए आप इसकी ऑप्शन लगाएंगे नन। ये रॉन्ग MCQs नहीं है, MCQs नंबर ठीक है, लेकिन मैं आपको जो है वो एक्स्ट्रा नॉलेज ये बता रहा हूँ कि आप इसको इनपुटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो MCQs नंबर 11 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सेस द डेटा सीक्वेंशली। जी, कौन सी फाइल है जो डेटा को सीक्वेंशली एक्सेस करती है जी? टेक्स्ट फाइल है, ओपन फाइल है, लोड फाइल है या नन? जी, जो डेटा को सीक्वेंशली एक्सेस करती है वो आपको पता है टेक्स्ट फाइल है, इसको हम सीक्वेंस फाइल भी कहते हैं। ये मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 14 पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था मैं इस तरह के आपको MCQs भी दूंगा जिनको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वही MCQs है जो आपको मैंने एज ए होम टेक होम MCQs दिया था, ये वो है। टेक्स्ट फाइल इसको कहते हैं। ओपन फाइल इज़ द ऑपरेशन विच वी परफॉर्म द फाइल। लोडिंग फाइल इज़ द ऑपरेशन विच वी परफॉर्म द मेमोरी, और मेमोरी के लिए हम उसको यूज़ करते हैं।
और उसके बाद आपके पास आ गया जी लोड का मतलब मेमोरी में लोडिंग वगैरह के लिए, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू जो 11 है इसका करेक्ट आंसर है टेक्स्ट फाइल। एमसीक्यूज नंबर 12 पे चलते हैं। द फाइल्स कैन बी एक्सेस इन सी प्रोग्राम थ्रू। जी जो फाइल है उसको हम मेमोरी के अंदर किस किस तरह एक्सेस कर सकते हैं वो आपने देखना है जी। फाइल पॉइंटर ये तो होते ही नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस हैं। IO बफर, यस IO बफर बेसिकली इज अ टेक्निकल वर्ड विच इज़ यूज टू एक्सेस द फाइल्स इन सी। मेमोरी लोकेशन वंस अगेन द लोकेशन वेयर द फाइल एक्चुअली रिजाइड्स, ऑल नॉट ऑल नहीं हो सकता। तो IO बफर इनपुट एंड आउटपुट बफर इज अ टेक्निकल वर्ड विच वी यूज फॉर एक्सेस द फाइल इन सी लैंग्वेज। MCQs number 12 beta. MCQs number 13 the transferring of the contents of the buffer to the files on the disk is called। कहता है जी जो ट्रांसफ़र हैं जो कंटेंट है फाइल के उसको डिस्क के ऊपर जो है उस पर ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? बफरिंग। नो, बफरिंग असल में डिस्क की तरफ जाता ही नहीं है, बस बफरिंग कॉन्सेप्ट रहता ही रैम तक है, ठीक है। मतलब डेटा बफरिंग, यूट्यूब बफरिंग, वेबसाइट बफरिंग, जो रैम जो प्राइमरी मेमोरी ऑफ द सीपीयू के साथ जो कंटेंट्स हो रहे होते हैं, जो फाइल्स आ रही हैं, इन दोनों के दरमियान में जो इसके लिए आप या यहाँ तक कोई भी इधर से इनपुट आ रही है तो सिर्फ रैम तक, तो क्योंकि इसमें डिस्क तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है, तो डिस्क का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है? स्टोर करना। अच्छा, इसकी ऑप्शन नंबर जो सबसे पहली बफरिंग वो तो नहीं है, लोडिंग नहीं, लोडिंग भी मेमोरी और सीपीयू का कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफरिंग इज़ अ टेक्निक टू ट्रांसफर समथिंग, बट इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है फ्लशिंग, ठीक है। फ्लशिंग मीन रैम से वो कंटेंट आप डिस्क की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फ्लशिंग। ओके, तो MCQ नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है चार्ली, फ्लशिंग। ओके, 14 पे आ जाएं। हेडर फाइल मस्ट यूज इन द प्रोग्राम। हेडर फाइल्स आपने हर हाल में प्रोग्राम के अंदर यूज़ करनी। इफ़ फाइल स्टेटमेंट्स इज़ टू बी यूज्ड, अगर कौन सी कोई भी फाइल स्टेटमेंट अगर आपने यूज़ करनी है तो आपको हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी हर हाल में। वो कौन सी? कंसोल इनपुट आउटपुट? नो, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो बीटा इज़ करेक्ट आंसर। मैथ क्योंकि फाइल तो है नहीं, ये लाइब्रेरी है, ठीक है, ये हेडर फाइल नहीं होती। मैथ जो है वो मैथ के फार्मूलाज और मैथ के कंटेंट्स की हेडर फाइल है, इसलिए इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो जनरल प्रोसेसिंग या जनरल सोर्स कोड प्रोसेसिंग और उसकी जनरल फंक्शनैलिटी है उसके अंदर इसका कोई नहीं, ये पर्टिकुलर मैथ की फंक्शनैलिटी और मैथ के इश्यूज़ के लिए यूज़ होगी, इसलिए ये math.h इसके अंदर आ गया। ओके, उसके बाद MCQ नंबर 14 का करेक्ट आंसर बीटा। MCQ नंबर 15 द सिंटैक्स ऑफ द फाइल ओपन फंक्शन इज़। लो जी, फाइल को ओपन करने का फंक्शन आपको पर्टिकुलरली लिखवाया था मैंने, वो आपके सामने जी। FP इज इक्वल टू फाइल ओपन इज इक्वल टू द फाइल ओपन डेटा फाइल्स, यानी कि उसका पूरा का पूरा एड्रेस, और उसके बाद आपने वो बता देना मोड। F ओपन डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए बीटा नहीं हो सकता। बोथ ए एंड बी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, नन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो MCQ नंबर 15 की वो अल्फ़ा है, ठीक है। F ओपन डेटा फाइल्स एंड मोड्स। MCQ नंबर 16 पे चलते हैं। विच पैरामीटर इज स्पेसिफाइड रीडिंग अपेंडिंग मोड्स फॉर अ फाइल। ये मैंने आपको बताया था, देयर वाज द 6 मोड विच एक्चुअली वो यूज्ड इन a file when we are going to open a files. They are A, they are W, this one is A, W and R, and once again they are R plus, W plus and A plus, but they all mode have different functionality. आप जब पेपर में जाएंगे आप इनकी सब की फंक्शनैलिटी पढ़ के जाएंगे, नहीं तो मेरा लेक्चर नंबर 14 चैप्टर वाला जो लेक्चर नंबर 23 था उसको ज़रूर सुनिएगा, उसके अंदर मैंने इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। अच्छा जी, तो विच पैरामीटर स्पेसिफाइड रीडिंग अपेंड्स मोड्स फॉर द फाइल्स, वो होता है जी A प्लस, ठीक है। तो W प्लस आपको पता है राइटिंग अपेंड्स है। R प्लस जो होता है ये रीडिंग और राइटिंग दोनों प्रोसीजर्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो MCQ नंबर 6 का करेक्ट आंसर जो है वो है अल्फ़ा, ओके, बीटा A प्लस। ओके, आगे चलते हैं। MCQ नंबर 17 विच फंक्शन इज़ यूज टू रीड अ सिंगल करेक्टर एट अ टाइम फ्रॉम अ डेटा फाइल। जी कौन सा है जो सिंगल करैक्टर को रीड करने के लिए डेटा फाइल से यूज़ होता है? ऑलरेडी आई टोल्ड यू, पुट सी, ये तो भाई गेट करने के लिए होता ही नहीं, ये तो इनपुट के लिए होता है। गेट के लिए गेट सी होगा, और गेट सी एच जो है ये कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए, और गेट सी एच भी सेम लाइक इनपुट फ्रॉम दे, लेकिन आपने जब फाइल से लेना है तो फिर आप गेट सी लेंगे, ठीक है। एफ गेट सी या एफ गेट एफ, ठीक है। इस तरह के जो इनपुट के फंक्शंस हैं उनकी हम बात करेंगे। MCQ 17 का करेक्ट आंसर बीटा। MCQ नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सेस द डेटा रेंडमली। स्ट्रेट फॉरवर्ड वही MCQ जो 14 में आपको बताया था वो है बाइनरी फाइल्स, टेक्स्ट फाइल। आप टेक्स्ट फाइल, सीक्वेंशियल फाइल इज़ द सेम थिंग, रैंडम फाइल्स एंड बाइनरी फाइल इज़ द सेम थिंग।
तो डाटा रैंडमली जो लेते हैं वो बाइनरी फाइल्स का लेते हैं। MCQs नंबर 18 का करेक्ट आंसर जो है वो है सी। ओके, MCQs नंबर 19 पे चलते हैं। स्ट्रिंग ऑलवेज एडेड डैश एट द एंड ऑफ द लास्ट करेक्टर। जी हमेशा एक स्ट्रिंग जो है वो ऐड की जाती है एंड ऑफ द लास्ट करेक्टर। वो क्या होती है जी? वो नील करेक्टर नहीं, ये वर्ड नहीं है। नल वैल्यू नो, नल करेक्टर यस। चार्ली वॉज द करेक्ट लॉजिकल वर्ड विच वॉज यूज इन द फाइल एक्सेस एंड एंड ऑफ द लास्ट करेक्टर। तो MCQs नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, चार्ली। ओके, उसके बाद MCQs नंबर 20 ऑन सक्सेसफुल क्लोजिंग अ फाइल एफ क्लोज रिटर्न। जी एफ क्लोज क्या रिटर्न करता है? नल, 0, 1, ये फाइल पॉइंटर मैंने आपको दिया था, ये भी एज ए चैलेंज आपने पढ़ा होगा यकीनन और इसको आपने करेक्ट भी किया होगा। वो जी फाइल सक्सेसफुल क्लोजिंग भी आपको 0 देती है, ठीक है। इसको आपने वंस अगेन कंफर्म भी करना है एक दफ़ा बुक से, ठीक है। तो MCQs नंबर 20 में आपके पास एफ क्लोज फाइल जो होती है वो 0 रिटर्न करती है। ओके, MCQs नंबर 21 इन डैश डेटा फाइल्स डेटा इज रिटन into and read from the file stored on the disk step by step। कौन सी फाइल है जिसमें डेटा जो है वो स्टोर डिस्क के ऊपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जी? तो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, वन आफ्टर अनदर, इस तरह की जितनी वर्डिंग है वो किसके लिए आती है? वो सीक्वेंशियल के लिए आती है। ओके, तो MCQs नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है सीक्वेंशियल। डायरेक्ट एक्सेस में आपको पता है रन बाय वन नहीं होती, रैंडम और जो डायरेक्ट है ये सेम चीज़ ही है। आगे नन है, तो नन इज़ नॉट अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। करेक्ट ऑप्शन फॉर 21 इज़ अल्फ़ा। ओके, 22 आ गया जी। एन अरे सब्सक्रिप्टेड शुड बी। जो अरे के सब्सक्रिप्टेड थे जो आप लोगों के सामने डिफाइन हुए थे, ये आ गया जी इंट ए और ए के बाद 5 या 50। तो ये अब मेमोरी में चले गए, ये मेमोरी है तो ये इसके एड्रेस हैं, ठीक है। ये आगे आप इसको ज़ूम कर लें। ये ए ऑफ 0 है, ए ऑफ 1 है, ए ऑफ 2 है। अब ये जो है ना 0, 1, 2 ये हैं असल में सब्सक्रिप्टेड। क्या है? सब्सक्रिप्टेड। अब ये जो सब्सक्रिप्टेड होते हैं ना बच्चों, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा इंटीजर ही होंगे। मतलब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते ए 0.1 या 1.1, या आप इसको लिख दें ए ऑफ एक्स, नो, ए ऑफ बी, नो। यानी कि करैक्टर और फ्लोटिंग ये दोनों नहीं आएंगे, हमेशा प्रॉपर डेसिमल नंबर आएंगे या हमेशा प्रॉपर इसके अंदर इंटीजर्स आएंगे। बस ये ख्याल रखना है। MCQ आ जाए घुमा फिरा के, तो परेशान नहीं होना कि पता नहीं अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके जी, तो इसमें आप देख लीजिए MCQs जो था हम डिस्कस कर रहे हैं 22। एन अरे सब्सक्रिप्टर शुड बी इंटीजर, करेक्टर नॉट, इंटीजर यस, बीटा इज द करेक्ट आंसर, फ्लॉट नॉट, एनीथिंग नो। एनीथिंग में तो सारी चीज़ें आ गई ना। उसके बाद MCQs नंबर 23 विच वन इज स्पेसिफाइड स्ट्रिंग वेरिएबल्स टू विच द स्ट्रिंग रीड। जी बताइए जी, इनमें से कौन सा है जो स्ट्रिंग वेरिएबल को स्पेसिफाई करता है? STAR वेरिएबल, नो, ये वर्ड यूज़ नहीं होता। STRVAR यस, ये स्ट्रिंग एंड वॉर दोनों ये स्ट्रिंग वेरिएबल कंसीडर होता है। बीटा इज़ करेक्ट आंसर। स्ट्रिंग वॉर नहीं, ये नहीं। STR और VAR, ठीक है, ये होता है, ये वो प्रॉपर वेरिएबल है जिसको हम स्ट्रिंग में रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो 23 का करेक्ट आंसर जो है वो बीटा है। 24 पे आ जाएँ। अ फाइल इन द IO बफर इज़ रेफर्ड थ्रू। जी जो IO बफर के अंदर जो फाइल है उसको हम रेफर्ड करते हैं किसके थ्रू? फाइल बफर के थ्रू, नो। इनपुट आउटपुट बफर में फाइल लोकेशन नहीं, लोकेशन तो एक्चुअली वो पॉइंट होता है जहाँ फाइल होती है, फाइल पॉइंटर। यस, फाइल पॉइंटर मैंने कहा था सेम लाइक वेरिएबल्स, ठीक है, जो आपको एग्जैक्टली ये बताते हैं कि आपकी फ़ाइल असल में स्टोर कहाँ है, पड़ी कहाँ है, और आप इसको कहाँ से फेच कर सकते हैं, कहाँ से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें असल में वो डिफ़ाइन कर रही होती हैं। तो करेक्ट आंसर फॉर 24 इज़ चार्ली। ओके, MCQs नंबर 25 पे आ जाएं। तो 25 पे आ गया जी आपके पास द प्रिंट एफ फंक्शन इज़ आ। तो जी बताइए प्रिंट एफ फंक्शन कौन सा है? लाइब्रेरी फंक्शन है जी। स्टैंडर्ड फंक्शन भी है, लोकल फंक्शन है नहीं, यूज़र डिफाइन है नहीं, यूज़र इसको डिफ़ाइन नहीं करता, ये ऑलरेडी लाइब्रेरी में मौजूद है, हम जस्ट इसको कॉल करते हैं और कॉल के बाद ये उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं उनको डिफ़ाइन करता है और उसके बाद ऑल नोट, ठीक है। तो MCQs नंबर 25 का करेक्ट आंसर जो आ गया वो बीटा, दे आर द स्टैंडर्ड फंक्शंस। MCQs नंबर 26 फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर द बिल्ट इन फंक्शंस आर स्पेसिफाइड इन। जी फंक्शन प्रोटोटाइप्स मैंने कहा था एवरी फंक्शन हैव सम सॉर्ट ऑफ रूल्स,
मसलन जब भी आप कोई फंक्शन बना रहे हैं, लेट्स सपोज आपने कोई फंक्शन बनाया तो आपने सबसे पहले उसकी डेटा टाइप लिखनी है, उसके बाद आपने उस फंक्शन का नेम लिखना है, तो यहाँ आप लिख दें फंक नेम, ठीक है, और उसके बाद आपने उसके लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स आपने बताने। तो ये 3 पार्ट होते हैं, ये असल में इसको हम फंक्शन हेडर भी कहते हैं। और फंक्शन हेडर अकॉर्डिंग टू रूल होना चाहिए, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते यहाँ पे आप फंक्शन नेम लिख दें, उसके बाद इसकी डेटा टाइप लिख दें, ठीक है, और उसके बाद इसके लिस्ट ऑफ पैरामीटर लिख दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपको हमेशा इसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप लोग वो पढ़ते हैं ना, वॉइड मेन और फिर वॉइड, क्योंकि ये डमी है तो लिस्ट ऑफ पैरामीटर भी डमी होती है, डेटा टाइप भी, मेन इसका नेम होता है, ये भी तो एक प्रोटोटाइप है ना, एक रूल है जिसमें हम पहले डेटा टाइप, फिर उसका नाम, फिर उसके बाद उसकी लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स भी लिखते हैं। तो ये वही रूल तो है, ठीक है। तो ये आपने हर हाल में फॉलो करनी है। MCQs क्या है? 26 फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर बिल्ट इन फंक्शंस आर स्पेसिफाइड इन, ये कौन देख रहा होता है? सोर्स फाइल, ये आपकी फ़ाइल होती है जो आपने लिखी होती है। हेडर फाइल्स, यस, जो हेडर फाइल्स होती हैं किसी भी फंक्शंस की, वो फंक्शन की प्रोटोटाइप्स को चेक करती हैं कि वो अकॉर्डिंग टू रूल्स हैं कि नहीं। ऑब्जेक्ट फाइल तो बनती ही कंपाइलेशन के बाद है। और डॉट बैच फाइल, नो, दिस इज़ अनदर सॉर्ट ऑफ फाइल, ये कंप्यूटर में वैसे यूज़ होती है। MCQs नंबर 26 का करेक्ट आंसर बीटा विच इज़ हेडर फाइल। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग लुक फॉर द प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन यूज्ड इन अ प्रोग्राम। जी, कौन देखता है जी आपकी प्रोटोटाइप्स को? चेक कौन करता है? जब आप प्रोग्राम में कुछ भी लिखते हैं तो कंपाइलर बेसिकली चेक करता है, लिंकर एक्सी बनाता है, लोडर लोड करता है, इंटरप्रेटर इज अनदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, बट कंपाइलर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन चेक द प्रोटोटाइप्स ऑफ ऑल फंक्शन विच यू यूज्ड इन द प्रोग्राम। MCQs नंबर 27 का करेक्ट आंसर जो है वो है कंपाइलर। ओके, उसके बाद MCQs नंबर 28, द वेरिएबल दैट डिक्लेयर इनसाइड द मेन फंक्शन इज कॉल्ड। जी, मेन फंक्शन के इनसाइड जो कॉल होंगे वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, आपको पता है। ग्लोबल वेरिएबल्स आउटसाइड हो सकते हैं, इनसाइड भी हो सकते हैं। यूज़र डिफाइंड, यस, यूज़र डिफाइंड भी है, लेकिन क्योंकि एप्रोप्रिएट नेम मौजूद है लोकल, तो आप इसकी ऑप्शन ए ही लगाएंगे। 28 स्टैंडर्ड, आपको पता है लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, ये हम इस तरह कॉल ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऑलरेडी अगर आपने डिक्लेयर करने भी है तो डिफाइंड स्टेटमेंट के साथ आपने मेन फंक्शन से आउट में इसको डिक्लेयर करना है। तो MCQs नंबर 28 का करेक्ट आंसर जो है वो है अल्फ़ा। 29 विच सिंबल इंडिकेट द एंड ऑफ द फंक्शन डिक्लेरेशन। बेटा वही जो डिक्लेरेशंस ऑफ वेरिएबल्स को इंडिकेट करते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स, ठीक है, और जो यहाँ रे को भी करते हैं। आपने x, y, p 3 वेरिएबल लिए तो ये स्टेटमेंट हर एक स्टेटमेंट, तो इसी तरह ये जो है ये इंडिकेट करते हैं फंक्शंस के अंदर भी। मतलब आपने फंक्शन डिक्लेयर किया, अभी ये फंक्शन डिक्लेरेशन हुई, यहाँ पे ये आएंगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये अगर आप ये नहीं लगाते तो आपकी फंक्शन की स्टैंडर्ड या फंक्शन के प्रोटोटाइप्स पूरे नहीं होते। अगर पूरे नहीं होते तो देन ये फंक्शन जो है वो यूजेबल है ही नहीं आपकी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। ये भी ऐसे ही आएगा, फंक्शन मिसिंग या स्टेटमेंट मिसिंग, ये बिल्कुल वही एरर आएगा। कंपाइलर उसको रीड करने की कोशिश करेगा लेकिन देखेगा कि प्रोटोटाइप पूरे नहीं है। अभी पीछे एक MCQ आया था ना जिसमें फंक्शन के प्रोटोटाइप्स को चेक कौन कर रहा है? वो कंपाइलर ही चेक कर रहा है, और कंपाइलर स्ट्रेट फॉरवर्ड उधर बता देगा कि जनाब ये मिस्टेक है इसमें। तो अल्फ़ा इज़ अ करेक्ट आंसर, यस, अल्फ़ा इज़ अ करेक्ट आंसर। बी पे वो कॉलन्स हैं, कॉलन आपको पता है लगते हैं स्विच के साथ, यस। और ये सी पे जो डबल कोटेशन है ये आपको पता है स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाते हैं, नन इज़ नन, ओके। MCQs नंबर 30, द फाइल पॉइंटर इज़ डिफाइन एज अ वेरिएबल ऑफ टाइप फाइल्स। जी, फाइल पॉइंटर जो है वो वेरिएबल की टाइप फाइल्स को डिफाइन करता है। कौन? फाइल #fp नो, फाइल @fp नो, फाइल स्टैटिक fp यस, फाइल स्टैटिक fp बेसिकली द फाइल पॉइंटर विच इंडिकेट द वेरिएबल ऑफ टाइप फाइल्स। तो Charlie is the correct answer for MCQs number 30. Okay, MCQs number 31. Consider the following code and tell what will the value of what will be the value of output, या what will be the output. वो है जी int a is equal to 0। अच्छा, ये a 0 आ गया, उसके बाद a आपने वो लिख लिया, वो 0 ही कंसीडर होगा फर्स्ट टाइम, प्लस a, और उसके बाद a लेस देन इक्वल टू 100। तो इस आपने प्रिंट कर दिया ए को, ठीक है। अब इसमें लगा क्या हुआ है बच्चों, अगर आप गौर करो, इसके अंदर लगाया है जी प्री फिक्स इंक्रीमेंट। और आपको पता है प्री फिक्स इंक्रीमेंट करता क्या है? वो पहली वैल्यू जो 0 है उसको 1 कर देगा, क्योंकि
पहले इंक्रीमेंट लगेगा, उसके बाद फिर उसकी वैल्यू जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी, ऐसे ही है। ठीक है, तो इसको हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझा सके कि इसका करेक्ट आंसर कैसे एवेल्यूएट करना है। ये आपके पास आ गया जी इंट, ये आपके पास आ गया जी इंट, और इंट में आपने एक वेरिएबल लिया हुआ है, उस वेरिएबल को आपने फर्स्ट टाइम 1 का है और आपने प्लस प्लस ए कर दिया, और उसके बाद आपने क्या दिया जी, वो जो है वो लेस देन और इक्वल टू 100 होना चाहिए, और लूप आपने इसके लिए लगा लिया फॉर लूप। ओके, इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है 0, जो इसमें रखी हुई है ए इज इक्वल टू 0, लेकिन इस प्लस प्लस की वजह से इसकी पहली वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 यहाँ जाएगा, 1 लेस देन 100 है, कंडीशन ट्रू है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये चलते चलते तो ये चलते चलते ये प्रिंट करेगा 100 तक, और 100 के बाद ये रुक जाएगा, यानी कि 1 to 100। अब आप इसकी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अंदर देखें जी, प्रिंट 1 to 99 इन्फिनाइट टाइम नो, ये ऑप्शन नहीं होगी इसकी। प्रिंट 1 to 99 नो, क्योंकि इक्वल टू का ऑपरेटर लगा हुआ है, 100 तक तो जाएगा, ये भी नहीं है। प्रिंट इन्फिनाइट लूप नो। प्रिंट सम गार्बेज वैल्यू, यस, यहाँ पे क्योंकि ये 4 ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन सी मुझे करेक्ट लग रही है ये, लेकिन अगर आप ऑप्शन सी को रिप्लेस करना चाहते हैं कि प्रिंट 1 to 100, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, गार्बेज वैल्यूज़ में को हम ज़्यादा अच्छा नहीं करेंगे, मैं यही कहूँगा कि इसको आप रिप्लेस करें 1 to 100। गार्बेज वैल्यूज़ का बेटा कॉन्सेप्ट समझाना है आपको। वो क्या होता है, वो ये कि आपकी मेमोरी के अंदर एट द सेम टाइम मल्टीपल ऑपरेशन चल रहे होते हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, जब आप कुछ चीज़ पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं करते तो कंपाइलर क्या करता है, आपकी मेमोरी से कोई भी वैल्यू उठाता है और उसको रिजल्ट पर डिस्प्ले करवा देता है, और जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स आएंगे, उनको हम कहते हैं गार्बेज रिजल्ट्स, गार्बेज वैल्यूज़, गार्बेज आउटपुट्स। तो इसमें क्योंकि आपकी ऑप्शन मौजूद नहीं है तो वो कह रहा है जी कोई ऐसी वैल्यू आ जाएगी 1 से 100, लेकिन लॉजिकली अगर आप इसको एग्जीक्यूट करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 से 100 आएगा। ये भी मेंशन कर लें, गार्बेज वैल्यूज़ भी मेंशन कर लें, ताकि दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएं। MCQ नंबर 32, व्हाट विल द फाइनल वैल्यू फॉर x व्हेन द कोड इज int x, ओके, x 0, x लेस देन 10 और x प्लस प्लस इज रन। तो बताइए फाइनल वैल्यू, मतलब ये नहीं है कि 1 2 3 4, फाइनल वैल्यू बतानी है। तो वो क्या है, वो उसने लिखा है जी x1 और x जो है वो लेस देन 9 है। आपने सिर्फ लेस देन का ऑपरेटर देखा है, लेस देन 10 है, लेस देन 10 क्या होता है 9, तो फाइनल वैल्यू 9 आएगी और रिजल्ट रुक जाएगा। तो ये आपके पास MCQ नंबर 32 का जो आंसर है वो है बीटा 9। Examine the following code and tell the output. Count 1 while count less than 5 and print d and count. ओके, वो कहते हैं जी आपके पास एक वेरिएबल है काउंट जो कि इज इक्वल टू 1 है, और उसके बाद आपने कहा जी काउंट जो है वाइल में आपने लगा दिया कि काउंट जो है वो लेस देन 5 है, और उसके बाद आपने प्रिंट किया हुआ है इसी काउंट को। ठीक है जी, या परसेंटेज आप यहाँ लगा दें d और यहाँ आप काउंट को प्रिंट कर दें। ओके, ये कर लीजिए। अच्छा, इसमें होगा क्या, ये वैल्यू 1 मेमोरी में जाएगी, चेक की 1 लेस देन 5 है, ठीक है, तो इसको प्रिंट कर दो, 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है ना डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो ये क्या करेगा, ये घूमता रहेगा इनफिनाइट टाइम पे, हर दफ़ा 1 नहीं रहेगा, क्योंकि वाइल लूप में आपको पता है उसकी इनिशियलाइजेशन हर बार चेक होगी। अब ये 1 है तो ये दोबारा एक और 1 प्रिंट कर देगा, फिर एक और 1 प्रिंट कर देगा, ये ऐसे 1, ये इनफिनाइट 1 1 1 जो होता है उसको ये 1 1 1 1 1 1 डॉट 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 ये प्रिंट करता जाएगा। तो देखें ऐसी कोई ऑप्शन है, यस 1 2 3 4 नो, 1 2 3 4 5 नो, चार्ली 1 1 1 1 डॉट 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 इनफिनाइट 1 1 1। ठीक है, तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस कोड। MCQ नंबर 34, द वॉर प्लस प्लस इन एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्रीमेंट कौन सा जी, पोस्ट फिक्स। प्री फिक्स अभी आपने देखा प्लस प्लस है, और वॉर प्लस प्लस जो बाद में, इसमें क्या होता है, दोनों में फ़र्क, इसमें क्या है, पहले वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा फिर प्रिंट होगा, उसमें क्या है, पहली वैल्यू प्रिंट होगी फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर सेकंड वैल्यू में इंक्रीमेंट आएगा। तो इसको इसलिए हम पोस्ट फिक्स कहते हैं। ठीक है, प्री फिक्स, इसको प्री फिक्स कहते हैं, और ये जो MCQ नंबर 34 है इसको हम पोस्ट फिक्स कहते हैं। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग कोड एंड टेल व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो कोड देखिए जी, कोड क्या है, इंट b एंड b जो है वो इज इक्वल टू 4 है, और b ग्रेटर दैन 0 और b माइनस माइनस है, और b को आपने प्रिंट कर दिया। तो b की पहली वैल्यू चेक करिए, वो क्या है जी 4, और b ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। ओके, इस कोड को चला के देखते हैं, ये आ गया जी b इज इक्वल टू 4 लेट्स सपोज। तो आपने क्या लगाया, वाइल
या फॉर जो भी है, तो उसमें उसने कहा जी बी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और प्रिंट कर दें किसको, बी को प्रिंट कर दें। ओके, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। इसमें आप देखें तो आगे वो कह रहा है बी माइनस माइनस, तो ये क्या लगा हुआ है, ये बेसिकली पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट लगा हुआ है। ये क्या करेगा, ये वैल्यू को डिक्रीज करेगा। ओके, पहली वैल्यू मेमोरी में क्या है 4, वो यहाँ आएगी, यहाँ आ गया 4, चेक किया 4 ग्रेटर देन 0 है, यस कंडीशन ट्रू है, तो बी प्रिंट करवा दो, 4 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ आया बी में एक माइनस हुआ, तो बी की वैल्यू मेमोरी में भी चेंज होगी, वो क्या होगी 3, वो दोबारा चेक करेगा, यस 3 प्रिंट कर दो। फिर एक और डिक्रीमेंट 2, फिर एक और डिक्रीमेंट 1, और उसके बाद जो वैल्यू है वो एक और डिक्रीमेंट होगी, तो वो हो जाएगी -1। ठीक है, पहले 0 होगी, तो 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, क्योंकि गिवन कंडीशन बिकम फॉल्स, वो लूप की डेफिनेशन, द लूप विल बी टर्मिनेट, इसीलिए इसका फाइनल रिजल्ट ये होगा 4 3 2 1। देखिए बुक पे ज़रा ऑप्शन 34, कंसीडर द कोड, यस अल्फा इज द करेक्ट आंसर, 4 3 2 1, 4 3 2 नहीं है, 1 2 3 4 भी नहीं है, 4 3 2 0 भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में चल रहे हैं और इसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। होप सो आप लोगों को इन MCQs ने कुछ हेल्प किया है, इनको ज़रा देखते जाइए, लेक्चर सुन के सारी चीज़ें देखिए। आपका जो फेड सेशन कहते हैं इसको, जो आपका फेड सेशन एंट्री टेस्ट का था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद इंशाल्लाह आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, उसमें आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छी सी तैयारी करके अपने पेपर कीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।